हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को एक एक कर लाया जा रहा है। तो आज हम बायो का फर्स्ट चैप्टर या कहेंगे आपके साइंस के बुक का पांचवा चैप्टर जैव प्रक्रम, कौन सा जय प्रक्रम के जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को एक एक करके एक एक करके बताया जाएगा। आप लोग इसको एक से दो बार देख लेंगे, सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। कहने का मतलब है कि सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। अब देखिए, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि इसमें फेफड़ों में शुद्ध रक्त, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता कहाँ से। देखिए, शुद्ध रक्त आता, देखिए आने का शुद्ध रक्त आया कहाँ, देखिए फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता कहाँ से है, तो ये हमारा कहाँ से आता है, हमारा ये आ जाएगा बाएं अलिंद में आ जाएगा। आपको हृदय के बारे में आपको बताया जाता है कि हृदय हमारा क्या होता है, ये दायां अलिंद, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो चार चैम्बर में बटा हुआ रहता है। आपका ये हमारा दायां अलिंद, बायां नील, दायां बायां बायां अलिंद, दायां नीलैंड के रूप में बांटा गया है। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें महाशिरा होती है, महाशिरा से रक्त आता है, उसके बाद रक्त आने के बाद क्या होता है हमारा, एओर्टा से होते हुए बाहर जाता है, फिर फेफड़े से होते हुए शुद्ध रक्त हमारा आता है, फिर यहाँ से हमारे क्या पूरे शरीर के में प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या कहा जा सकता है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता कहाँ से है, तो बाएं अलिंद से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारा कहा जा रहा है कि डिक्शन एक जोली, डिक्शन एवं जोली संबंधित है। डिक्शन एवं जोली किसे किससे संबंधित है, रसारोहण से संबंधित होता है। कहा जा रहा है कि जो डिक्शन व जोली संबंधित है किससे, हमारा ये रसारोहण से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा जा रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, हमारा जड़ों के द्वारा। देखिए ज से, देखिए इसके आपको एकदम आसान ट्रिक्स के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए जड़, जड़ का स्थानांतरण किसके किया जाता है हमारा, देखिए जड़, जड़ के द्वारा। अब जड़ के द्वारा ही कहा जाता है कि जो जड़, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमेशा मृदा में होते हैं। कहाँ पे होता है हमारा, तो मृदा में होते हैं, तो मृदा में ही हमारी जड़ होती है। तो जब भी खनिज पदार्थों का परिवहन होगा, या तो कहा जाता है कि खनिज पदार्थों के अवशोषण के या परिवहन के साथ साथ उसमें देखिए जल का परिवहन, ये किसके द्वारा होता है हमारा, ये जड़ के द्वारा होता है। यही हमारा, या कहा जाता है कि इसी का नाम जड़ को हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं हमारा, फ्लोएम। फ से फल, फल मतलब भोजन हो जाएगा, फ से फ्लोएम हो जाएगा, फ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि इस प्रकार से जल का परिवहन या जड़ों के द्वारा खनिज पदार्थों का परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रंध्र का संबंध है। रंध्र किससे संबंधित होता है, देखिए जो रंध्र होता है पत्तियों के या पादपों के तनों या पत्तियों के बीच में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है हमारा, वाष्पोत्सर्जन करना। तो अब क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कहा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। देखिए भोजन कहाँ पे बनता है हमारा, आपको पता है कि पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है हमारा, पत्तियों में होता है। क्यों, क्योंकि पत्तियों में हमारे क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। आप कहा जाएगा कि मुख्य अवयव कौन कौन से हैं भोजन बनाने के लिए। देखिए मुख्य अवयव कहा जाता है कि देखिए जड़, जल, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका पत्ती, या कहा जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सब अपना क्या कहते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहा जा रहा है कि मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। देखिए आपको विटामिन सी, या कहा जा सकता है कि विटामिन सी, विटामिन ए से लेकर विटामिन F12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक एक करके बता देगा। उसमें स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी कितनी हैं, तो उसको एक बार जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए अब कहा जा रहा है कि मनुष्य में फोलिक अम्ल फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग हमारा कौन सा होता है, हमारा एनीमिया रोग होता है। एनीमिया सा एनीमिया के उपचार हेतु सबसे अधिक क्या किया जाता है हमारा, गुड़, हरी सब्जी तथा क्या आयरन युक्त, या कहा जाता है कि लोहे लोहे के बर्तन में हमें भोजन बनाकर खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। देखिए अग्नाशय में
अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? आपको इसके बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया है। तो अग्नाशय में जो रस होता है मुख्य रूप से ये हमारे प्रोटीन को भी पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है तथा वसा को भी पचाता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन हेतु कहाँ से एंजाइम का स्राव होता है? तो हमारा अग्नाशयी रस के द्वारा स्राव होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। देखिए कहा जाता है फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त चला जाता है या दाएं नीरे से अशुद्ध रक्त का रुधिर जाता है। देखिए अब ये फुफ्फुस धमनी से कहाँ पे हमारा रुधिर का स्थानांतरण होता है? अब देखिए फुफ्फुस धमनी बोला था कि फुफ्फुस धमनी से रक्त का परिवहन जो होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या जाता है? ये फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में हमारा जाता है तो फेफड़ों में ही शुद्ध हो जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद जब आता है तो फुफ्फुस धमनी हमारा क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होती है हमारे अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि यकृत परिवर्तित करता है। जो यकृत होता है वो किसका परिवर्तित क्या परिवर्तित करता है? हमारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया ही पहले ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसका सबसे पहले प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया था। अब देखिए क्या यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब कहा जाता है कि केवल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है कि केवल नर में पाया जाने वाला ग्रंथि। देखिए नर में कौन कौन से ग्रंथि पाई जाती है, इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट में जितने भी जंतु हार्मोन्स होते हैं ये सभी को बताया गया है। एक एक करके उसको जाकर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जंतुओं में पाए जाने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं सभी का कार्य, सभी की आवश्यकता या किस अंग में ये पाए जाते हैं, पूरा का पूरा आपको उसके डिटेल्स में बता दिया गया। तो कहा जा रहा है कि केवल नर में पाए जाने वाला होता है। तो केवल नर में पाए जाने वाला कौन सा होता है? हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। केवल नर में पाया जाने वाला क्या होता है? तुम्हारा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरित होती है? हमारा श्वेत ग्रंथि की होती है या मेमोरी ग्लैंड की होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें भूमिका निभाता हमारा? ये श्वसन में निभाता है। किसमें निभाता हमारा? ये श्वसन में निभाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा क्या हो जाता है? हमारा रक्त लाल होता है। किसके हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से ग्रहण करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आहार नाल की सी आकार की संरचना है। देखिए सी आकार की जो संरचनाएं होती है आपको पता है ये आमाशय होती है। क्यों? क्योंकि आपके देखते हैं कि ग्रहणी के बाद हमारे क्या आमाशय आता है। ये देखिए संरचना कैसे दिखाई देती है? हमारा सी के आकार की। देखिए ये उल्टी सी के आकार की दिख रही है कि नहीं? तो उल्टी सी आकार की दिख रही, इसी को कहा जाता है कि आमाशय का जो जो आकार होता है सी के आकार का होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहा रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दंतों की संख्या होती है। देखिए चौवड़क प्रीमोलर और मोलर इसके ऊपर आपको वीडियो अपलोड किया गया है। आपको जाकर उसमें के ऊपर जितने भी फुल डिटेल्स में क्लासें हैं सभी को पार्ट वाइज देख लीजिएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब उससे के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अगर देखिए जबड़ों में चौवाड़क दांतों की संख्या होती है तो चौवाड़ों की दांतों की संख्या कितनी होती है? हमारा ये आ जाएगा 6। अब देखिए इंसीजर इसका फार्मूला क्या कहा जाता है कि इंसीजर 2/2 इंसीजर केनाइन 1/1 प्रीमोलर 3/2 2/2 मोलर 3/3 देखिए एक इसको एक ट्रिक से याद करने के लिए समझिए कि क्या हो जाता है हमारा ये आपका याद करने के लिए 21-23 क्या हो जाएगा हमारा 21-23 की तरह याद कर लीजिए। तो 21-23 का आ जाएगा 21-23 देखिए 3 2 5 1 6 2 8 क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 2 8 8 इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा 16 ऊपर हो जाएगा और 16 नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है। लेकिन जब हम एक बच्चों की बात करते हैं तो कितना जगह हमारा 0-23 0-21 होगा ना। 0-21 हो जाएगा तो 2-2 4-1 5
5 ऊपर 5 नीचे और क्या 5 ऊपर 5 नीचे 5 दाएं 5 बाएं होकर इस मात्रा में कहा जाता है कि जो केनाइन होता है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा इंटीजर की मात्रा इसमें नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करते हैं तो कौन सा होता है हमारा, ये वृक्क होता है, जो हमारा मनुष्य के शरीर में महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग माना जाता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है। देखिए सब के सब कभी न कभी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वीडियो को देखते रहिए। आगे देखिए कहा जा रहा है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहा जाता है क्या, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या, जब आहार नाल में क्या जाता है, ये नलियां होती है, कौन हमारा ग्रास नली होती है, इसमें भोजन का स्थानांतरण क्रमशः एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, तो इस गति को क्या कहते हैं हमारा, क्रमाकुंचन गति होती है। ये कहाँ पे होता है हमारा, आहार नाल के मुख गुहा के और आमाशय के मध्य में पाए जाने वाले ग्रहणी और ग्रास नली के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 कहा जा रहा है कि स्टीएफसिस एंजाइम क्रिया करता है। देखिए स्टीएफसिस एंजाइम क्रिया करता है, स्टीएफसिस से एंजाइम क्रिया करता है कहाँ से पे, वसा पर कार्य करता है। अब बाकी हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा पर वसा पर कार्य करता है, बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पर इसका कार्य नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 18 में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। देखिए कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये हमारा क्या अनाक्षी श्वसन की क्रिया में जब हमारा अणुओं के निर्माण होता है तो 2 एटीपी के रूप में होता है। जब अक्षीय श्वसन में करते हैं तो 38 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। या तो कह सकते हैं कि 38 एटीपी या जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 कहा जा रहा है कि 90 में कहा रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। देखिए शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, देखिए जब शरीर में से रक्त का परिवहन हृदय में होता है तो क्रिया अब कहा जाता है कि अब कहा इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, तो जब शरीर के विभिन्न भागों में कहा जाता है तो हमारा कौन सा हो जाता है, हमारा महाधमनी हो जाती है। लेकिन देखिए शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाने का कार्य महाधमनी का होता है। लेकिन अब यही उल्टा हो जाएगा कब, जब हृदय से क्या जाता है, हृदय में अशुद्ध रक्त को शरीर से लाया जाता है तो वो हमारे किसका हो जाता है, हमारा महाधमनी का हो जाता है, एक किसका, महाशिरा का हो जाता है। अब देखिए जैसे जहाँ पे धमनी वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पर आप जान जाइए कि शुद्ध रक्त की बात कहा जा रहा है, जहाँ पर शिरा की बात करेगा हमारा अशुद्ध रक्त की बात करेगा। लेकिन फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद होता है। फुफ्फुस शिरा में हमारा क्या हो जाता है, ये अपवाद होगा। फुफ्फुस शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जैसे ही फुफ्फुस की बात करेंगे तो फुफ्फुस धमनी आ जाने के कारण उसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब देखिए कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन को ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या, इसकी कमी से क्या होता है और इसका पाचन क्यों हमारे शरीर में जल्दी से हो जाता है और इसकी मात्रा हमको अधिक क्यों होती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कहा जा रहा है कि 21 देखिए 21 को कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रियाएं होती है संपन्न कहाँ पे होती है 21 का, ये हमारा कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार कौन सा वैज्ञानिक कहा था, इसका नाम लिखिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना ना भूलिए। आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग भी देते रहेंगे तो आपकी तैयारी बरकरार रहेगी कि आपकी इस लेवल तक तैयारी आपकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन 22 को देखिए कहा जाता है कि पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया कि जहाँ पर खाद्य पदार्थ की बात करेंगे या भोजन की बात करेंगे या खनिज पदार्थों की बात करेंगे तो हमेशा कौन कार्य करेगा, हमारा फ्लोएम कार्य करेगा। लेकिन जहाँ पर जल का परिवहन हो जाएगा तो वहां पे हमारा किसका किया जाएगा, हमारा एजाइलम का किया जाता है। अभी क्या कहा जा रहा है
कि अब देखिए जो फ्लोएम होता है, एक थोड़ा-सा एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए कि जो फ्लोएम होता है देखिए, एक खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थ बनते कहाँ पर हैं? ये देखिए हमेशा खाद्य पदार्थ पत्तियों में बनते हैं, तो पत्तियों से पत्ती से पूरे शाखाओं तक परिवहन करना किसका काम होता है हमारा? फ्लोएम का कार्य होता है। लेकिन जो जल होता है ये हमारा क्या जड़ में होता है, जड़ से पूरे शाखाओं तक पहुँचाने का कार्य हमारा क्या होता है? हमारा जाइलम का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ला देखिए ये क्वेश्चन कितनी महत्वपूर्ण, देखिए 2012 में 13 और 14 दोनों में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 23 का कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी ग्रंथियों की संख्या? 3 जोड़ी और संख्या में 6 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का है कि कृमि रूपी परिशिष्टा भाग है। देखिए कृमि रूपी परिशिष्टा भाग, ये परिशिष्टा भाग कहाँ पे पाया जाता है हमारा? ये सीकम होता है, ये हमारा क्या छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य में हमारा क्या हो जाता है? सीकम वाला भाग होता है, जो हमारे शरीर के अवशेषी अंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा का कार्य किसका नहीं होता है? देखिए त्वचा हमारे शरीर का सबसे बहुत बड़ा अंग होता है। अंग की बात करते हैं तब सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत माना जाता है। तो 25 का क्वेश्चन नंबर में क्या हो जाएगा? ये लैंगिक लक्षण इसमें किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। बाकी ये उत्सर्जन में कार्य करता है, सुरक्षा में कार्य करता है, संवेदना में कार्य करता है, लेकिन हमारे क्या इसमें लैंगिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है। 26 में कहा जाता है कि मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? अभी आपको बताया गया है दंत सूत्र को कितनी होती हैं। तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में कृंतक कृंतक का कार्य क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, ये दांतों में हमारे क्या बीच में पाया जाता है या कॉर्नर में पाया जाता है या मिडिल में पाया जाता है? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। तो 26 का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा क्या, इसकी संख्या कितनी होती है हमारा? ये 4 होती है। 4 का मतलब क्या होगा? इसकी संख्या हमारे मुख में 4 होती है। अब देखिए कहा जाएगा कि 27 का ग्रास ग्रास नली, देखिए ग्रास नाल, या कहा जा सकता है कि जो घाटी होती है, घाटी द्वारा या घाटी द्वारा घाटी द्वार पर घटती हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचनाएं कहलाती है। देखिए जो घाटी होती है, जो गले के मुख गुहा में होती है, घाटी होती है, द्वारा द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान हमारे क्या होते हैं, जो जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं क्या, ललरी होती है। जो ललरी का हमारा नाम मुख्य रूप से नाम क्या होता है? एपीग्लोटिस होता है। क्या उसका नाम होता है हमारा? एपीग्लोटिस होता है। अब देखिए कि ये देखिए क्वेश्चन कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए पल्मोनरी शिरा खुलती है, पल्मोनरी शिरा खुलती है या पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती कहाँ से है, या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता कहाँ से? देखिए ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, तीनों में कहा जाता है कि शुद्ध रक्त का परिवहन या पल्मोनरी शिरा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको आ जाएगा कि क्या बाएं अलिंद में आती है। कहाँ से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है हमारा? बाएं अलिंद में आती है। देखिए ये दायां था, ये हमारा बायां था, ये हृदय की जो संरचनाएं थी इसमें हमारा क्या, ये दायां था, ये बायां था, तो बाएं अलिंद में आपका आती कहाँ से? ये फेफड़े से होते हुए ये शुद्ध रक्त यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का है। क्वेश्चन नंबर 29 का कहा जाता है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य आपको बताया गया जल का संवहन होता है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या है तुम्हारा? पादपों में जल का परिवहन करना हमारा क्या होता है? जल जाइलम का मुख्य कार्य होता है। देखिए जाइलम का मुख्य कार्य, क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, 30 में कहा जा रहा है कि बहुत जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, देखिए जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को जानने से के लिए एकदम आसान सा ट्रिक है। देखिए जल में घुलनशील है, तो देखिए जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, तो इसको याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है। देखिए जल में हमारा क्या होता है, जल का इंग्लिश क्या होता है? डब्लू। तो WBC मतलब क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन WBC में क्या, जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो कहा जाता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद कौन सा? ए डी ई के, ये सभी के सभी क्या होता है हमारा? ए वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या, ए डे का या के ए डी ए केड़ा,
इसको याद करने का एक आसान ट्रिक है। इन दोनों विधि के द्वारा आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील आपको समझ में आ गया, जल में या तो बी होगा या तो सी होगा। तो अब देखिए बी और सी, इसमें ए है नहीं है, आपका ऑप्शन से ए एलिमिनेट कर काट सकते हैं। क्या ए है नहीं है, के है नहीं है, डी है नहीं है, तो कौन सा जगह हमारा विटामिन सी आपका क्या है, ऐसा है विटामिन जो जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं रंध्र में पाई जाती है। खुली रंध्र और बंद रंध्र की संरचनाएं आपको एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको कोई आपके पूरे फुल डिटेल्स में जो क्लासेस ली गई है उसके ऊपर बता दिया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि द्वारा कोशिकाएं होती है, तो क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रहित कहलाता है। देखिए ऊर्जा ग्रहित या किचन या रसोई घर हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों, अब कहा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रियम ऊर्जा का निर्माण तो होता है, लेकिन वो किस रूप में होता है हमेशा, एटीपी। क्या, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का कि मानव वृक्क का कार्य मुख्य रूप से किसका होता है। आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया है, एक क्वेश्चन में कि सबसे मुख्य कार्य जो होता है इसका उत्सर्जन का होता है। सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा होता है हमारा, वृक्क ही होता है या किडनी कहा जाता है। तो यही हमारा क्या था सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि 34 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। जंतुओं में सिर्फ कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, ये आपका तंत्रिका नियंत्रण, मतलब ऐसे अंग होते हैं जहाँ पे हम अपने तंत्रिका के द्वारा अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन और कोई भी जानवर या हमारा क्या पादप नहीं कर सकते। बाकी श्वसन की क्रियाएं उसमें भी होती है, हार्मोन्स भी उसमें होता है, वृद्धि भी होती रहती है, लेकिन हमारे क्या तंत्रिकी नियंत्रण उसमें नहीं होते। ये देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का है। 35 में कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किसका भाग होता है। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका वृक्क में आता है। वृक्क की जब आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो उसी में आपको वोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ये आपकी इसकी संरचना कैसे किस प्रकार से होती है, जब आपके वृक्क की संरचनाओं की संरचनाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक वोमेन कैप्सूल होता है जो हमारे क्या उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि चर्मदाय या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग या विटामिन के ऊपर आपको सभी वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर एक बार देख लेंगे तो पूरा विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 36 का कहा जा रहा है कि विटामिन B3 जो होता है इसे पेलाग्रा रोग होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ किस रूप में होता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है यह क्या सुक्रोज के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है तुम्हारा, ये सुक्रोज में होता है। सुक्रोज का ही पाचन हमारा क्या किया इसमें किया जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि 38 में कह रहा है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उत्पन्न होती है। जठर ग्रंथि की बात करते हैं तो जठर ग्रंथि कहाँ पे या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है हमारा, ये आपको ये फुल डिटेल्स के जो क्लास ली गई उसमें बताया गया है। तो ये आपका जो आमाशय होती है, आमाशय में ही जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य मतलब आमाशय के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से चारों भाग होते हैं इसका नाम लोग आप लोग अपना बताइए कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, इतना तो बता दें, लेकिन चारों भाग का नाम आप लोग इसमें जरूर करिएगा। उसके मध्य भाग में होता है जो हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या कहते हैं भोजन के मतलब क्या भोजन को पचने में अहम भूमिका निभाती है। जो उसके हमारे क्या HCl नामक है अम्ल की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39 का है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, देखिए इसके पहले बताया गया था क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यकता है। ये सभी की आवश्यकता होती है। एक आग दो पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, खनिज पदार्थ हो गए, ये खनिज पदार्थ में जाएंगे। तो इन सभी माध्यमों के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं या स्वपोषी पोषण वाले जीव अपना भोजन बनाते हैं। इसमें से अगर कोई भी अवरुद्ध हो जाएगा तो वो भोजन अपना स्वपोषी के द्वारा पौधे नहीं बना पाते। तो ऐसे ही क्वेश्चन
उसके बाद देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 40 का है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। देखिए हानिकारक पदार्थों का निष्कासन हमारे शरीर के बाहर होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। एक क्वेश्चन तो 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 41 का है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऐसी कौन सी एक क्रिया है जो इसमें नहीं होती है, तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना ये आपका प्रक्रियाएं हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये भी प्रक्रियाएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होती है, लेकिन ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन करना ये प्रक्रिया एमएस में नहीं होती है। अब कहा जा रहा है कि क्यों, क्योंकि ये अप्रकाशिक क्रिया में होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये नहीं होता, ये संपन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए 42 में कहा जा रहा है कि किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। किण्वन के बारे में कहा जा रहा है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, देखिए एक क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक क्वेश्चन आपका गलत है, जो गलत है इसका क्या जाता रहा, ये सही है। इसीलिए एक 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कहा जा रहा है किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ये गलत हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होती है। अब उसके बाद क्या क्या होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह प्रक्रम ईस्ट में होता है, ये आपका सही है। कहा जाता है कि किण्वन के बारे में अगर छोटा सा भी कम आपको एग्जाम में आता है तो उसमें हो जाएगा कि ये ईस्ट में होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यह क्रिया में इस क्रिया में पायरुवेट, देखिए पायरुवेट व पायरुवेट अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड व इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि जो पायरुवेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड व इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आपका इसी में क्या हो जाएगा, किण्वन के ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट आपको याद हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिमिनेट करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और एक न एक क्वेश्चन नए आपको भी दिखाई देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन 43 है। थोड़ी देर कहा जाए कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। 43 का क्वेश्चन नंबर आपका है कि पौधों में जड़ द्वारा जल व खनिज पदार्थ, देखिए जल व खनिज पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। बात परिवहन की बात करेंगे तो जाइलम के द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन आपको पता होगा इसके क्वेश्चन के आंसर को, तो इसलिए आप इसकी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि 43 का। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है उसको आप लोग को बोल दिया जा रहा है, आप लोग उसको कर कर इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको आंसर को। कहा जा रहा है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, तो जठर ग्रंथियां अभी इसकी पहली बार क्वेश्चन बताया गया कि जठर ग्रंथियां कहाँ पे होती है हमारा, ये आमाशय में होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया। तो 46 का क्वेश्चन नंबर जो है, कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखते हैं कि ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप इसको जल्दी बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, ये भी नहीं है। जल उपस्थित होता है, ये सही है, लेकिन ग्लूकोज का निर्माण इसमें नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज उसमें क्या होता है, सुक्रोज का पाचन होता है। या तो कहा जाता है कि जो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है स्टार्च या मंड के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। अभी आपको चित्र बनाकर उसमें बताया गया कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, हमारा ये 4 होती है। और चारों का नाम कौन कौन सा, ये चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसमें से शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या था, फुफ्फुस सिरे का कार्य था। सभी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आपके देखिए आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है, इसकी आपको जज करने का मौका मिलेगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन को बोला जा रहा है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, आप उस क्वेश्चन को जरूर बताने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार बुक को उठाइएगा या एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पित्त का संश्लेषण होता है। देखिए 48 का क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त कहाँ पे, देखिए पित्त का संश्लेषण मतलब संश्लेषण शब्द का ही मतलब क्या होता है, हमारा निर्माण करना है। संश्लेषण शब्द का मतलब क्या होता है हमारा, निर्माण करना। तो कहा जाए कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। देखिए पित्त का निर्माण, अगर निर्माण की बात करते हैं तो ये यकृत में होता है, लेकिन उसका संचय कहाँ पे होता है, हमारा पित्ताशय में होता है। देखिए
पित्त का संश्लेषण करेंगे या तक उसका निर्माण की बात करेंगे, ये यकृत में होता है। लेकिन इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, एकत्रित कहाँ पे किया जाता है हमारा, ये पित्ताशय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि कुपी वायु कोष्ठिका पाई जाती है। वायु कोष्ठिका आपको पता है कि एक किस में पाई जाता है हमारा, ये फेफड़े में पाई जाती है। 49 का कौन सा हमारा फेफड़े हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 50 का कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में आपको अभी बताया गया था कि एक कार्बन, देखिए सूर्य के प्रकाश क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन आवश्यक होते हैं। एक क्या होता है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। ये कहा जाता है कि जल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन जहाँ पर है इसको कर दीजिए। इसमें देखिए नाइट्रोजन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी का है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की आवश्यकता होती है। पादपों को सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, एक सामान्य रूप से एक तापमान भी होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अब कहा जाता है कि 51 का देखिए 51 का क्वेश्चन की देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो रक्त दाब मापा जाता है। देखिए रक्त दाब मापा जाता है। देखिए रक्त का दाब, रक्त दाब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग बताइएगा। लेकिन रक्त दाब किसकी मापा जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है। इसका रक्त दाब एक सामान्य मनुष्य में कितना होना चाहिए, अगर कि उससे अधिक होता है तो उसका नाम क्या है, और उससे कम होता है तो उसका नाम क्या है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जाता है कि रक्त दाब मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए स्वपोषी पोषण मतलब क्या, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, तो मतलब ये क्या, ये सभी क्वेश्चन इसमें सभी पॉइंट इसमें सही है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है। कहा जा रहा है कि देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना, शरीर से बाहर से ऑक्सीजन तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन मतलब उसको तोड़ना क्या कहलाता है हमारा 53 का, यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कोशिकीय आवश्यकता के खाद्य स्रोतों को क्या कहते हैं, फिर से तोड़ते हैं। तोड़ने का कार्य क्या होता है हमारा, ये शोषण में होता है। क्वेश्चन हमारा 54 का देखिए 54 में कहा जा रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन जो होता है ये किसके द्वारा होता है हमारा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस जल के रूप में होता है। एक ग्लूकोज किस रूप में रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है, प्लस ऑक्सीजन का परिवहन करता है, प्लस उसके साथ कुछ मात्रा में जल का वाष्पीकरण होता है। अब कहा जा रहा है कि 43 क्या 55 का देखिए क्या है, गुर्दे की इकाई जो सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दे की जो एक छोटी सी इकाई होती है, जैसे कहा जाता है कि एक जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती है, इसीलिए कहा जाता है कि गुर्दे की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होता है हमारा, नेफ्रॉन होती है या वृक्काणु होती है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 2023 में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान के लिए मतलब क्या, आपको परीक्षा के लिए भी, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित करना। खाद्य पदार्थ कहाँ पे होते हैं हमारे, ये पत्तियों से प्रत्येक शाखाओं तक खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। ये पत्ती लिख लीजिए, नहीं पति नहीं है, ये पत्ती है। देखिए क्या है कि अब अगर क्वेश्चन नंबर 57 का है कि 57 में कहा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है। ठीक है, सबसे पहले जो मुख्य, देखिए पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, या पाचन किसे कहेंगे, जटिल भोज पदार्थों को क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, ये हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो इस जटिल पदार्थ जैसे ही हम मुख मुख में लेते हैं, वैसे उसको तोड़ना किसकी दरकार, हमारा दांत के द्वारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाएगा पाचन की क्रिया शुरुआत के कहाँ से, किस अंग से होती है, तो सबसे पहले हमारे कहाँ से शुरुआत होती है, ये मुख से होती है।
शुरुआत कहाँ से होती है? अब पूर्ण रूप से पाचन व एंजाइम कहाँ से स्राव होता है? अग्नाशय से हो जाता है, जहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने के लिए एंजाइम होता है। अब पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है हमारा? छोटी आंत में हो जाता है। और जल का अवशोषण या पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ पे होता है हमारा? बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का है कि 58 में कहा जा रहा है कि कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है कि देखिए कोशिका कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है कि ओ तो वैसे का अगर कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका में ऊर्जा की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें एटीपी रहेगा तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऐसा अणु होता है जो क्या कहते हैं हमारा ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी नहीं है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी दोनों हो तो आपको उसमें ऑप्शन कौन सा जगह सही हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। उसके बाद देखिए 59 का कहा जा रहा है कि 59 का पित्तरस का श्रावण होता है। देखिए पित्तरस का श्रावण अभी बताएगा कि श्रावण कहाँ पे होता है, अलग बात है, और निर्माण कहाँ पे होता है ये अलग है। तो पित्तरस का श्रावण कहाँ पे होता है हमारा? यकृत द्वारा होता है। लेकिन पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। अब पित्त रस को संचित कहाँ पे किया जाता है हमारा? ये पित्ताशय में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब क्या होता है? इसको भी आपको बोला गया है कि इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, इसकी पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का रक्तदाब क्या होता है? 120 से 80 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 61 को आ जा रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से क्रिया संपन्न होती है। देखिए पायरुवेट के विखंडन से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब कहा जाता है कि देखिए क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं और 2024 में आए हुए। तो अब उसके बाद कहा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं? तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से, देखिए वृक्क की बात करेंगे तो अभी आपको बताया कि वृक्क एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या शरीर का उत्सर्जी अंग माना जाता है। ये आपके लगभग 1 से लेकर 62 क्वेश्चन आपको बता दिए गए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही आपको प्रत्येक दिन आपको एक चैप्टर का एसएसटी का, हिंदी का और आपका साइंस का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव कर कर एक एक चैप्टर वाइज आपको लाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। धन्यवाद।